बजट के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने मैक्सिमम टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है तो उसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। उन्होंने 10 टाइम्स प्रेजेंट किया है और 2 बार तो अपने बर्थडे के ओकेजन पे किया है, 1964 में और 1968 में। जो फर्स्ट यूनियन बजट था इंडिपेंडेंट इंडिया का, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय आर.के. शनमुखम शेट्टी जी ऑन 26 नवंबर 1947। और अगर आए फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, दैट इज बाय जॉन मंथल। ठीक है। और जो रेलवे बजट था उसको सेपरेट कर दिया गया था जनरल बजट से 1924 में, और किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, ए.सी. वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, और दोबारा से अमेलगमेट हो गया जो कि रेलवे बजट है विद जनरल बजट इन 2017-18 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देबरॉय कमेटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनपीए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से समझ लेना। एनपीए क्या है? अगर जो लोन्स हैं वो बैंक्स के लिए क्या है, एसेट है, इसलिए वो, क्योंकि बैंक्स को उन पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, इसलिए जो लोन्स है वो बैंक के लिए क्या है, परफॉर्मिंग है, क्योंकि उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और अर्निंग होती है। और नॉन परफॉर्मिंग मतलब जब भी कोई एसेट बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दे, व्हेन एन एसेट सीरीज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, देन दैट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या है कि जैसे इंटरेस्ट है या इंस्टॉलमेंट आ रही है या कुछ भी हो रहा है, वो नहीं आए ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, मतलब ड्यू हो जाए ये सब कुछ, इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज या मोर देन 90 डेज, तो वो बैंक के लिए क्या है, एनपीए है। अब जो फार्मर्स है, फार्मर्स तो क्रॉप्स वगैरह अपनी वो रखते हैं ना, तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, अगर वो 2 क्रॉप सीजन है उसको एनपीए कंसीडर करेंगे, और लॉन्ग क्रॉप ड्यूरेशन में 1 क्रॉप सीजन को टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे, वरना तो हम टाइम पीरियड 90 डेज का कंसीडर कर रहे हैं ना। बट जो फार्मर की क्रॉप्स के लिए अगर वो लोन ले रहा है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए लिया है तो 2 क्रॉप सीजन कंसीडर करेंगे, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 1 क्रॉप सीजन को कंसीडर करेंगे। अगर तब तक पेमेंट आती है तो वो एनपीए नहीं है, अगर उसके बाद नहीं आती तो वो एनपीए का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हमने फर्दर पढ़ना है। स्टैंडर्ड एसेट मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड एसेट मतलब जिस पे रेगुलर इंस्टॉलमेंट आ रही है, रेगुलर पेमेंट आ रही है। ठीक है। अब अगर 1 to 30 डेज बैंक के पास पेमेंट नहीं आई किसी की, तो वो उसका पार्ट बनेगा एसएमए जीरो अकाउंट का। एसएमए मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। तो अगर 1 to 30 डेज में उनकी कोई पेमेंट नहीं आई, इंस्टॉलमेंट नहीं आई, तो बैंक उस बंदे का नाम ना एसएमए जीरो अकाउंट में डाल देगा। फिर 31 to 60 डेज में किसी की पेमेंट नहीं, तो नाम चला जाएगा एसएमए 1 अकाउंट में, स्पेशल मेंशन 1 अकाउंट में। अगर 61 to 90 डेज भी पेमेंट नहीं आती तो वो पार्ट बन जाएगा एसएमए 2 अकाउंट का। अब वो 90 डेज हो गए, 90 डेज तक उसने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, कोई पेमेंट नहीं दी, तो उसके बाद वो पार्ट हो जाएगा एनपीए का, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए डिक्लेयर होने के बाद अगर 12 मंथ्स फिर पेमेंट नहीं आती तो 12 मंथ्स वो किसका पार्ट रहेगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स का पार्ट। अगर फिर भी 12 मंथ्स पेमेंट नहीं आते वो डाउटफुल एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद तो जी बैंक लॉस एसेट में डाल देगा, भाई ये तो बंदा पैसे देगा ही नहीं, इसकी ऑडिटिंग कराओ, देखो क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है जो ये एनपीए वगैरह के इश्यूज होते हैं, इसको सुलझाने के लिए, स्पीडी रिड्रेसल के लिए जो आया था वो 1993 में कंसेप्ट आया था। बट ये जो डीआरटी और डीआरएटी है, डीआरटी क्या है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, और डीआरएटी क्या है, डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स। पहले आप इन ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, अगर ये आपको रिस्पॉन्स नहीं करती, आप फर्दर अपील इस ट्रिब्यूनल में कर सकते हो। बट इसकी खास बात यह है कि सिर्फ ये उन केसेस को कंसीडर करता है जिनकी अमाउंट 20 लाख है या 20 लाख से ज़्यादा है। डीआरटी 39 थी, अभी करंटली डीआरएटी कितनी है, 5। अब 20 की तो फुल फॉर्म याद नहीं होती मुझे तो। सरफराइसी एक्ट 2002, सरफरेसी एक्ट 2002। इसको बार बार बोलोगे तभी लर्न होगी इसकी फुल फॉर्म। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसमें क्या है कि अगर कोई बोरोअर डिफॉल्ट हो जाता है और उसको हमने नोटिस दे दिया कि अगर 60 डेज़ का नोटिस दे दिया कि भाई तेरी पेमेंट नहीं आ रही, अगर उस 60 डेज़ के बाद भी रिस्पांस नहीं करता, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उसका हम पोजीशन ले लेंगे लैंड वगैरह का, या जो भी चीज़ें हैं मैनेजमेंट ले लेंगे, कंट्रोल ले लेंगे, तो सारा कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है। ये कहता है सरफराइसी एक्ट। सरफराइसी एक्ट में क्या क्या चीज़ें एलिजिबल नहीं है, अब क्या क्या कंसीडर्स करना है। अगर तो लोन सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही है तो ये इसमें नहीं पड़ेगा सरफराइसी एक्ट। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड को हम सेल नहीं कर सकते, इस वजह से वो भी कंसीडर नहीं होंगी। और अगर जो लोन है वो आपने 80% तो पे कर दिया, जो 80% था, 20% ही बकाया है, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व नहीं होगा सरफराइसी एक्ट। तो ये 3 इसकी एक्सेप्शन है, या तीनों कंडीशंस में एलिजिबल नहीं होगा, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। अब अभी लेटेस्ट कंसेप्ट है जो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम हाई एंड पीक पे चल रहा है, वो है एनएआरसीएल। एनएआरसीएल की फुल फॉर्म है नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड।
ठीक है। ये कहाँ पे डिफाइंड है? अंडर कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, इसमें अबव 500 करोड़ का इन्हें करना है। ठीक है, सारा कुछ। तो ये क्या करेगा NARCL, ये NPA बैंक से बाय कर लेगा। क्या कर लेगा? NPA बाय कर लेगा। तो जो बैंक है वो NPA को रिकवर नहीं कर पा रहे, तो वो NPA बाय कर लेगा, उसके बाद इसको सेल करेगा, और उसके बाद जो भी इसकी अर्निंग होगी वो वापस उनको बैंक्स को दे देगा कि उनका रिकवर करके। तो 15% तो तुरंत बैंक्स को कैश की फॉर्म में पे कर देगा, और 85% बोल देगा सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में कि जब भी हमें रिकवरी हुई हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, NARCL की फुल फॉर्म है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। पहले जो कंसेप्ट था वो बैड बैंक का था, जिसको हम बोलते नहीं थे, ये बोलते थे हम ARI। ठीक है, अब NACR, अब ना एक और चीज़ समझ लो ध्यान से। NARCL तो NPS को बाय करेगा। NACR में जो NARCL में है उसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी ओनरशिप कितनी होगी? 51%। जो NARCL है उसमें पब्लिक बैंक्स की ओनरशिप कितनी होगी? 51%। और जो IDRCL है, इसकी फुल फॉर्म क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये किसका काम करेगा? रिकवरी का काम करेगा। ये जो NPA बाय किया है ना NARCL ने, उसको सेल करने का काम कौन करेगा? IDRCL। ठीक है, ये एक सर्विस कंपनी है जो कि रिकवरी का काम करेगी। ये एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को एंगेज करेगी, और इसमें PSBs दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हिस्सेदारी कितनी होगी? 49%। तो NARCL में PSBs की हिस्सेदारी 51% होगी, और IDRCL में कितनी होगी? 49% पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। अभी करंटली ARCs एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कितनी है? 28। ये हेल्प करती हैं, बट ये स्मॉलर वैल्यूज ऑफ लोन्स को ही कंसीडर करती हैं, इसलिए ARCs भी हैं, बट ये सिर्फ स्मॉलर वैल्यूज को कंसीडर करती हैं। तो जो बड़ी वैल्यूएशन है उनके लिए NARCL का कंसेप्ट लाया गया है। ठीक है, जो NARCL है तो इसको क्या करना है? 2 लाख करोड़ तक की जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं वो एक्वायर करने हैं बैंक से, मतलब 2 लाख करोड़ का NPA बाय करना है, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? IDRCL। तो जो NARCL है वो 2 लाख करोड़ का बाय करेगा NPA, उसके बाद सेलिंग का काम कौन करेगा? IDRCL। ठीक है, तो NARCL फर्स्ट विल परचेज द बैंक लोन्स फ्रॉम बैंक, इट विल पे 15% ऑफ द एग्रीड प्राइस इन कैश, एंड रिमेनिंग 85% विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। So then when assets are sold with the help of IDRCL, commercial banks will be paid back the rest। ठीक है, समझ आ गया होगा कि पहले ये बाय कर लेगा 15%, तभी के तभी कैश में दे देगा, 85% सिक्योरिटी रिसीट दे देगा, और जब IDRCL उनको सेल कर देगा तो ये कमर्शियल बैंक को पे बैक कर देगा। ठीक है, अब जो बैड बैंक्स हैं, अगर सपोज ये रिकवर ही ना कर पाए, जो ये जो बेच रहे हैं उनसे इन्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ या सेल ही नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट ने इन्हें पीछे गारंटी दी है जो कि वैलिड है 5 साल के लिए। गारंटी कितनी अमाउंट की है? 30,600 करोड़ की, मतलब 30,600 करोड़ की गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि अगर ये सेल नहीं कर पा रहे या ये लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, जो NARCL है उन्हें 2 लाख करोड़ तक के वो बाय करने हैं ना NPS, तो वो इन्हें फेज्ड मैनर में बाय करना है। तो वो कितना होगा? जैसे पहले फेज में ये 90,000 करोड़ का बाय करेंगे, और रिमेनिंग कितना बच गया? 1,10,000 बच गया ना, और रिमेनिंग ये सेकंड फेज में बाय करेंगे, और ये सिर्फ उन केसेस को रिजॉल्व करेंगे जिनकी अमाउंट 500 करोड़ के ऊपर है, मतलब सिर्फ वही NPS बाय करेंगे जो कि 500 करोड़ ईच के हैं या उससे ऊपर है। ठीक है, अब आ जाता है बेजल नॉर्म्स। बेजल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो बेजल का जो हेडक्वार्टर है, ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेजल में है। तो जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 17 मई 1930 को। तो जो बेजल कमेटी है वो मिली थी बेजल में, जो कि स्विट्जरलैंड का सिटी है, जहाँ पे 10 कंट्रीज के गवर्नर्स मिले थे 1974 में। तो 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और जापान। इसमें क्या है कि अगर आप लोन दे रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो बैंक्स को मिनिमम कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि उनका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो सके। तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट रेशो पढ़ते हैं CAR रेशो, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है इसको CRAR भी बोलते हैं, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। ठीक है, करंटली जो CAR है वो 9% चल रही है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हमें मेंटेन करनी है। तो ये क्या है? टोटल कैपिटल अपॉन RWA इनटू 100। RWA क्या है? रिस्क वेटेड एसेट्स। तो इसमें जो टोटल कैपिटल है ऊपर वाली, ये 2 कैपिटल्स में डिवाइड होती है, एक तो टायर 1 कैपिटल, एक टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल मतलब बैंक की खुद की कैपिटल, और टायर 2 कैपिटल मतलब दूसरों की कैपिटल जो उसने बोरो वगैरह की है। ठीक है, अब इसमें बेजल 3 हम पढ़ेंगे, बेजल 1, 2 एंड 3। तो बेजल जो 1 है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में, ये अप्लाई हुआ था इंडिया में बट 1993 में। इसमें कहा गया था जो कैश
CAR है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, वो इंडिया को मेंटेन करनी है 4% से लेके 8% के बीच बीच में। तो वही फॉर्मूला तो सेम ही है, बट बेसल 2 में जो थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स थी बेसल 1 की, उसको कवर अप करने का ट्राई किया गया। तो इसमें बेसल 2 है जो इंट्रोड्यूस हुआ 1999 में, और बट इंडिया में अप्लाई हुआ 10 साल बाद 2009 में। तो इसमें कहा कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है पहले तो 4 to 8% थी ना, उसको बढ़ा के कर दिया गया 8 to 12%। जो इंडिया फॉलो कर रहा है वो करंटली कर रहा है 9%। ठीक है, तो इसमें इन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इंटू 100 होते हैं ना, तो टोटल कैपिटल्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया कि ये वाली इतनी होनी चाहिए, ये वाली इतनी। उसमें मैंने आपको बताया था टोटल कैपिटल 2 टाइप्स की हो सकती है, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। ठीक है, जो टायर 1 है उसको कोर कैपिटल भी बोलते हैं और टायर 2 को सप्लीमेंट्री कैपिटल भी बोलते हैं। तो टायर 1 आपकी जो आपको 9% अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो उसमें से 7% तो आपकी टायर 1 होनी चाहिए, ट्राई करो, और जो टायर 2 है वो सिर्फ 2% होनी चाहिए। मतलब ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा खुद की कैपिटल हो, सप्लीमेंट्री कैपिटल ना हो। ठीक है, और इसमें 3 पिलर्स भी डिफाइन किए गए। ठीक है, इसमें 3 पिलर्स कौन कौन से थे? MCR, SRR, MD। MCR क्या है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। SRR क्या है? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन। इसको और अच्छा बनाने के लिए बेसल 2 को 3 पिलर्स डिफाइन किए कि आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो मेंटेन करनी है, साथ में हम आपके ऊपर रिव्यू रखेंगे और डिसिप्लिन का हम चेक रखेंगे। उसके बाद बेसल 3 में ये तीनों पिलर्स आगे फॉलो किए गए। दिस 3 पिलर्स वर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन बेसल 3 और ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2010 में। इंडिया में पहले तो पार्शियली अप्लाइड थी, बट अभी फुली इंप्लीमेंट हो चुका है इंडिया में बेसल 3, फुली इंप्लीमेंट हो चुका है। इसमें इन्होंने कंसेप्ट लिखा है CCB का। CCB क्या है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर। मतलब इसमें पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बोला था CAR इंडिया को कितनी मेंटेन करनी है? 9%, पर उसके अलावा एडिशनल 2.5% मेंटेन करना है, जो कि क्या होगा? कैपिटल कंजर्वेशन बफर होगा। तो टोटल CAR कितनी मेंटेन हो जाएगी? 11.5%। ठीक है, और जो CCB मेंटेन करना है वो टायर 1 कैपिटल में से ही करना है। तो ये पहले इंडिया में फेज मैनर में लगी थी कि 9% के बाद 0.625% लगाओ, फिर आगे आगे बढ़ा के पूरा 11.5% करना था, बट अभी इंडिया में फुली इंप्लीमेंट हो चुकी है। पहले इंडिया सिर्फ मेंटेन कर रहा था 10.875%, बट अभी 11.5% पूरा मेंटेन कर रहा है। फुली इंप्लीमेंट कब से हुई है? 1 अक्टूबर 2021 से इंप्लीमेंट हुई है। अब बैंक्स में एक कंसेप्ट आ जाता है DSIB का। DSIB क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, टू बिग टू फेल बैंक्स हैं, कि अगर इनको कुछ हो गया तो बैंक हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये हम जज कैसे करते हैं कि ये DSIBs हैं, मतलब डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं? तो वो वाले बैंक्स जो GDP का 2% तक बनाते हैं वो हमारे DSIBs का पार्ट होते हैं। तो इनके लिए और एडिशनल कैपिटल मेंटेन करने की ज़रूरत है। करंटली 3 बैंक्स हैं जो DSIB कैटेगरी में डिफाइंड है, वो हैं SBI, ICICI और HDFC। ठीक है, और इनको अगर फर्दर बकेट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 बकेट्स हैं नीचे से, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 0.2%, 0.4%, 0.6, 0.8 और 0.1%। इन्हें इतना एडिशनल RWA और मेंटेन करना है। तो जो ICICI है और HDFC है ये 1 बकेट में है, पहले नंबर बकेट में है, तो इन्हें एडिशनल कितना मेंटेन करना है? 0.2%। और SBI 3rd बकेट में है, इसे एडिशनल कितना मेंटेन करना है? 0.6%। तो 11.5% तो सारे मेंटेन कर ही रहे थे। HDFC और ICICI बैंक एडिशनल कितना मेंटेन करेंगे? 0.2%। और जो SBI है वो एडिशनल करेगा 0.6%। ठीक है, और जितनी भी हमारी जो ये वाली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे NHB वगैरह हो गया, इन सभी को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना है बेसल नॉर्म्स। अब अगर कोई बैंक इंप्लीमेंट नहीं करता बेसल नॉर्म्स तो उसके लिए PCA आ जाता है। PCA क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है RBI उन पे कि आप बेसल नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहे, चलो ठीक है हम आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके पैरामीटर्स हैं बेसिकली 3। अब ये एक ही पैरामीटर अभी रिसेंटली चेंज हुआ, पहले तो था CRAR, NNPA और ROA। अभी ROA पैरामीटर हट गया, उसकी जगह जो पैरामीटर आ गया है वो कौन सा है? बेसल 3 लीवरेज रेशो। ठीक है, पैरामीटर CRAR क्या है? रिस्क टू वेटेड एसिड रेशो। तो अगर आपने जो ये है CAR है इसको मेंटेन किया है 11.5% से कम, तो बैंक आप पे PCA लगा देगा, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो आपकी NPA है, अभी हमने NPA भी पढ़ा ना, अगर आपकी NPA मोर देन है 6% तो आप पे फिर PCA लग जाएगा। तो अगर आपकी NPA 6% से ज़्यादा है तो आप पे PCA लगेगा, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब रिटर्न ऑफ एसेट्स पहले इसको कंसीडर किया जाता था, बट अभी जो न्यू सर्कुलर आया उसमें ये पॉइंट नहीं है। उसकी जगह जो 3rd पैरामीटर है PCA के लिए वो कौन सा है? बेसल 3 लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल मैयर अपॉन एक्सपोजर मैयर। तो इसमें क्या है कि जो मिनिमम मेंटेन करनी है वो जो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनको 4% करनी है और दूसरे बैंक्स को 3.5% करनी है। तो इफ लेस इफ देन PCA, अगर इससे कम मेंटेन करते हो तो आपको PCA
लग जाएगा, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है ना वो फर्दर 3 थ्रेशोल्ड में डिवाइडेड है। तो थ्रेशोल्ड 1 में जो आपने एनएनपी है, वो मैंने आपको बोला ना एनएनपी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर आपकी एक एग्जांपल से बता रही हूँ, अगर आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन्होंने बोला कि 6% तक हो सकते हैं, अगर 6% के ऊपर हो तो हम आपके ऊपर पीसीए लगाएंगे। तो अगर 6% से लेकर 9% के बीच बीच में है तो रिस्ट्रिक्शंस कम लगेंगी। ऑब्वियसली अगर आपकी अभी एनपीए 9% से 12% के बीच में तो और ज़्यादा हार्ड रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, और अगर 12% या उससे ऊपर होगी तो और ज़्यादा हार्ड। तो मतलब जितना आपका लेवल ऑफ वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा, आपके ऊपर पनिशमेंट भी बढ़ती जाएगी। इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, पहले पनिशमेंट और होती थी, अब जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई है वो दोनों बता रही हूँ, ओल्ड वाली भी बता रही हूँ, न्यू वाली भी बता रही हूँ। पहले क्या होता था, अगर आपने फॉलो नहीं कर रहे आप आरबीआई की गाइडलाइंस, तो आपको रिस्ट्रिक्शन है डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन में या रेमिटेंसीज ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है। और अगर सेकंड फेज में आप सेकंड थ्रेशोल्ड में फॉल कर रहे हो तो ये पहली रिस्ट्रिक्शंस तो लगेंगी, साथ में आप अपनी जो ब्रांच है उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब जो थर्ड वाला केस, अगर आप बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो में फॉल करो तो ये आगे वाली रिस्ट्रिक्शन सारी लगेंगी। उसके अलावा आप अपने जो डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट वाले हैं उनको भी पैसे नहीं दे सकते, ये पुरानी थी। अब अगर बहुत ज़्यादा हार्ड रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, इसमें क्या है, पहले वाली में सारी कंडीशन सेम है, उसके अलावा बस ये है कि जो प्रमोटर है वो अपनी नई कैपिटल बाय नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन है, ये सेम ही सेकंड कंडीशन भी, बस थर्ड रिस्ट्रिक्शन में चेंज आया है कि आपने क्या है, अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, अपग्रेडेशन करना चाहते हो, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल वो कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक और बात, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या पेमेंट्स बैंक है उनके लिए जो आरडब्ल्यू है, दैट इज रिस्क वेटेड एसेट्स, उनके लिए जो सीएआर मेंटेन करने की रेशो है वो है 15%। क्योंकि हम बोलते हैं कि जो पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लोन्स वगैरह तो प्रोवाइड कम ही करते हैं ना जो पेमेंट्स बैंक है, पर फिर इन्हें आरडब्ल्यू क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना उसमें भी रिस्क होता है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। मॉनेटरी पॉलिसी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। मॉनेटरी पॉलिसी में ये तय किया जाता है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 4% होनी चाहिए, जो कि आइडल है हमारी इकोनॉमी के लिए, और ±2% हो सकता है। मतलब जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 2% से लेकर 6% के बीच में लाई करनी चाहिए। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या तय किया जाता है कि जो आरबीआई है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज की प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ना ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, मतलब प्रॉपरली कंट्रोल हो पाए सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। अब हम इसको दो एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, एक तो है जो क्वांटिटेटिव पॉलिसी और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है डायरेक्ट टूल्स और एक है इनडायरेक्ट टूल्स। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जब मनी फ्लो कम होगा मार्केट में, मनी फ्लो कम हो गया मार्केट में तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा, डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगी। और अगर मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट टूल्स कौन कौन से हैं? डायरेक्ट टूल्स है सीआरआर, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ये अभी करंटली 4 कितनी % चल रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी रिसेंट आया है जो मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा, वो सारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी, ठीक है। अब जो सीआरआर है, दैट इज कैश रिजर्व रेशो, ये कंपलसरी है बैंक्स को मेंटेन करना, और ये आरबीआई के पास रखनी पड़ती है, ठीक है। और इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंक्स को, ठीक है। और जो सीआरआर है वो कहाँ पे डिफाइंड है, वो सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट में डिफाइंड है। और ये किस फॉर्म में रखनी होती है, ये कैश के फॉर्म में रखनी होती है। तो इसका मनी फ्लो के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। मतलब अगर सीआरआर ज़्यादा हुआ तो मनी फ्लो कम हो जाएगी, और अगर सीआरआर कम हुआ तो मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अभी आरबीआई ने रिसेंटली सीआरआर को बढ़ाया है क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ताकि मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाए। नेक्स्ट है एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये बैंक्स को खुद के पास ही मेंटेन करके रखनी होती है, और ये एनडीटीएल का कितना % होती है? 18% होती है। एनडीटीएल की फुल फॉर्म मैं आपको अभी बताती हूँ जस्ट। और ये मैक्सिमम आरबीआई कितना बोल सकता है एसएलआर मेंटेन करने के लिए? मैक्सिमम इसकी लिमिट है 40%। ये कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइंड है। और ये किस फॉर्म में रखनी होती है? इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड भी हो सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम सीआरआर, जो हमारे पेमेंट्स बैंक है ना, उनको ये एसएलआर मेंटेन नहीं करना पड़ता। जो पेमेंट्स बैंक है उन्हें एसएलआर मेंटेन नहीं करना पड़ता। उनको अपार्ट फ्रॉम सीआरआर मिनिमम 75% उनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना होता है, और मैक्सिमम 25% अदर बैंक्स के पास। तो जो पेमेंट्स बैंक है उनको एसएलआर मेंटेन नहीं करना होता। अपार्ट फ्रॉम सीआरआर उन्हें 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और मैक्सिमम 25% अदर बैंक्स के पास रखना पड़ता है। अब हम करेंगे इनडायरेक्ट टूल्स। देखो इनडायरेक्ट टूल्स में कौन कौन आएगा। एक तो आएगा लिक्विड
एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या आएगा? लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है, दैट इज लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा रेपो रेट और एक आएगा रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों का भी मनी फ्लो के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। SLR का भी मनी फ्लो के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। मतलब अगर ये बढ़ा तो मनी फ्लो कम होगा और अगर ये कम होगा तो मनी फ्लो बढ़ेगा। अब इसमें आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट इज रेट एट विच बैंक टेक्स मनी फ्रॉम RBI। अगर कोई भी बैंक को पैसा चाहिए तो RBI किस रेट पे देगी उसको बोलते हैं रेपो रेट। और ये यूजुअली कितने दिन के लिए मिलता है? 90 डेज के लिए। इसमें उनको मॉर्टगेज करनी पड़ती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेट्रल, और इसमें उनको टोटल अमाउंट कितनी मिल सकती है रेपो रेट पर? 0.5% ऑफ द NDTL। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट मतलब अगर बैंक्स के पास सरप्लस मनी है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं RBI के पास। नेक्स्ट हम आ रहे हैं MSF पे। MSF की फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर बैंक्स को ओवरनाइट पैसा चाहिए विद इन फॉर 24 आवर्स तो वो ले सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम उनको कितने पैसे मिलेंगे? 1 करोड़, और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में मिलेंगे, और मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 2% ऑफ द NDTL। ठीक है, इसका भी नेगेटिव रिलेशन है, अगर ये बढ़ा तो मनी फ्लो कम हो जाएगी और अगर ये कम हुआ तो मनी फ्लो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो इसमें क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज होता है। तो अगर तो सेल हो रहा है, जब वो देखो सेल करेंगे तो लोग अपने पैसे उनको देंगे तो मनी फ्लो कम हो जाएगी, और जब गवर्नमेंट परचेज करेगी होती तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, पर ऑक्शन कौन कराता है? RBI। तो जब वो परचेज करेंगे तो पैसे लोगों से उनके लोगों से परचेज, जब वो परचेज करवाएंगे लोगों से परचेज कर लेंगे तो लोगों से जो लोगों के पास है पैसे वो लोगों के पास आ जाएंगे, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट ने बाय कर लिया ना RBI ने। ठीक है, तो जब वो परचेज करेंगे तो मनी फ्लो बढ़ जाएगी, और जब वो सेल करेंगे मनी फ्लो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट का भी नेगेटिव रिलेशन होता है मनी फ्लो के साथ। बैंक रेट को क्या बोलते हैं? बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ठीक है, बैंक रेट जो होता है वो विदाउट कोलेटरल होता है, ये जस्ट लाइक रेपो रेट ही होता है, बट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है। जिसमें आपको बताया ना, जो रेपो रेट है वो 90 डेज के लिए होता है, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 91 to 364 डेज के लिए होता है। ठीक है, इसमें जो SLR है या CRR है, अगर ये नई भी मेंटेन करता है उसके लिए भी बैंक रेट यूज होता है, क्योंकि जो पेनल्टी लगाता है बैंक, वो बैंक अगर एक दिन उन्होंने SLR या CRR मेंटेन नहीं किया तो जो बैंक पेनल्टी लगाता है, फर्स्ट डे जो पेनल्टी लगाता है वो बैंक रेट प्लस 3% लगाता है, सेकंड रेट जो पेनल्टी लगाता है वो बैंक रेट प्लस 5% लगाता है। MSS की फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जो हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ा था वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऑन द अदर हैंड जो MSS है दैट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 2004 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसमें क्या है कि लिमिट रखी गई है 60,000 करोड़ की, और इसमें सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। बस ये फर्क है कि जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना NSDL क्या होता है। NSDL की फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट का डेट ऑब्लिगेशन इंस्ट्रूमेंट है। मतलब अगर गवर्नमेंट को कभी भी पैसे की जरूरत होगी तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं। यूजुअली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो डिस्काउंट पे दी जाती हैं, इंटरेस्ट कम ही दिया जाता है, यूजुअली डिस्काउंट पे ही डील होता है। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं अगर वो शॉर्ट टर्म दे रहे हैं तो उनको बोलते हैं T बिल्स, दैट इज ट्रेजरी बिल्स, जो कि लेस देन 1 ईयर होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि मोर देन 1 ईयर वाले होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ बॉन्ड्स ही इशू करती है और उनको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं देखो हमारी गवर्नमेंट इशू कर रही है, इसलिए वहाँ पे कोई डिफॉल्ट या रिस्क नहीं होता, इसलिए उनको बोलते हैं रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज है वो ई कुबेर पोर्टल पे होता है, और उसका ऑप्शन कौन कंडक्ट करवाता है? RBI कंडक्ट करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे MPC के बारे में। देखो MPC क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स आर फ्रॉम द RBI एंड 3 मेंबर्स आर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनका जो टेन्योर है वो 4 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये कहाँ पे डिफाइंड है? मॉनेटरी पॉलिसी सेक्शन 45ZB ऑफ RBI एक्ट 1934 में डिफाइंड है। जो ये फर्स्ट बार कमेटी बैठी थी वो कब बैठी थी? 29 सितंबर 2016 में बैठी थी। मॉनेटरी पॉलिसी ही जितने भी रेट्स हैं वो सारे तय करती है। ठीक है, ये साल में कितनी बार मिलती है? 6 बार मिलती है, हर 2 महीने बाद मिलती है। ठीक है, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। इसमें टोटल 3 पर्सन फ्रॉम RBI एंड 3 पर्सन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। 3 पर्सन अभी कौन है करंटली? एक तो शक्तिकांत दास साहब हैं, एक माइकल डी पात्रा हैं, और पहले क्या थे? MK सागर थे। अब उनकी जगह कौन आ गए हैं? राजीव रंजन आ गए हैं। ये आप लेटेस्ट वाली ही पढ़ के जाना।
ठीक है। उसके बाद अब हमने क्वांटिटेटिव टूल्स कर लिए, अब हम क्वालिटेटिव टूल्स कर रहे हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या आएगा, एक तो हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसका भी मनी फ्लो के साथ नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब होता है कि जो आप लोन ले रहे हो और उसके लोन के बदले जो आप कोलेटरल दे रहे हो उसमें कितना डिफरेंस है, उसमें कितना मार्जिन है। मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन में बैंक आरबीआई क्या करती है, प्रेशर करती है बैंक्स को कि आपको नहीं ये फॉलो करना पड़ेगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है फिक्स कर देती है कोटास की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आपको कितना कितना लोन देना है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने टाइम में रीपेमेंट करनी पड़ेगी। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, मतलब जो आरबीआई है वो सिलेक्टिव रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि इन सेंसिटिव कमोडिटीज़ के अगेंस्ट आपको लोन देना है या नहीं देना है। और डायरेक्ट एक्शन, मतलब अगर कोई बातों से नहीं मानता तो फिर आरबीआई रातों से मनवाती है, मतलब गुस्से से मनवाती है, डायरेक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, उन पर पेनल्टीज लगाती है, ये सब कुछ। नेक्स्ट थोड़ा सा और अब हम जानेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो बीसी की तरह काम नहीं करता है, दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह फॉर अनदर बैंक काम नहीं करता है। इसमें प्रमोटर के लिए कुछ चीज़ें हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताई हुई थी 200 करोड़ है, और अगर उनकी जो नेटवर्क है वो 500 करोड़ तक पहुंच जाता है तो उनके लिए मैंडेटरी है अपने आप को लिस्ट करवाना विद इन 3 ईयर्स। मगर अगर उनकी कैपिटल 500 करोड़ के नीचे रहती है तो उनके लिए ऑप्शनल है, वो लिस्ट करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर डिफाइंड है। देखो इतने सारे एक्ट्स हैं बट लर्न तो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो प्रमोटर है जिसने स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट किया है उसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए। देखो 5 ईयर्स के अंदर अंदर उनकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 40%। नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर अंदर उसको अपनी कैपिटल घटा के मैक्सिमम कितनी करनी पड़ेगी 30%। और 15 ईयर्स के अंदर अंदर फ्रॉम कमेंसमेंट उसको अपनी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी करनी पड़ेगी 15%। नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है, इसका नाम है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या है, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है 1 लाख करोड़ रुपीस की। किनको दी जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, JLGCs को, जो मैंने आपको बताया ना जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को, फार्मर्स को, PACS एक्सेट्रा, इन सबको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम है इसमें। जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा गया कितने की 1 लाख करोड़ तक की 10 सालों में देनी है। कैसे कैसे देनी है, पहले साल 10,000 करोड़ की देनी है, दूसरे 3 सालों में 30,000 करोड़, फिर 30,000 करोड़ देनी है 3 सालों में, फिर 30,000 करोड़ देनी है 3 सालों में। तो टोटल 10 ईयर्स के पीरियड में ऐसे इस फेजेस में 1 लाख करोड़ की हेल्प या फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। और वो 10 ईयर्स कब से कब तक है, 2020 से लेके 2029 तक है। ठीक है। और इसमें अगर इंटरेस्ट में जो सबवेंशन मतलब जब भी आ जाए उसका मतलब है छूट कितनी मिल सकती है, 3% पर एनम की मिल सकती है, और जिसकी लिमिट होगी 2 करोड़ रुपीज़। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इसके ईयर्स वगैरह भी पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं कितने की फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है, तो 1 लाख करोड़ तक की। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं था इसलिए मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है आरबीआई के 6 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 3 ऑटोनमस हैं और 3 इनके आरबीआई के खुद के हैं। वो कौन कौन सी है, आरबीआई अकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, आरबीआई स्टाफ कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर डीआर एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी। डीआर मतलब डेवलपमेंट एंड रिसर्च। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है सब्सटेंड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, मतलब प्राइसेस का बढ़ना क्या है, इन्फ्लेशन है। मतलब सीधे सीधे महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन है। मतलब इंक्रीज होना जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, इन्फ्लेशन है। इसमें क्या होता है, जो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, और अगर हम देखें तो हमारी जो रियल सेविंग्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। तो इन्फ्लेशन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड इंक्रीज होगी तो इंक्रीजिंग डिमांड होगी, डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस हाई होगा, जिसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब आपकी कॉस्ट ही बढ़ेगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही राइज होगी, जैसे आपको वेजेस ज़्यादा देनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अब डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट को हम बोलेंगे डिफ्लेशन। इसका मतलब है प्राइसेस का फॉल होना, मतलब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है जिसकी वजह से सरप्लस है। इन्फ्लेशन अच्छी है इकोनॉमी में अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट्स में रहे। आरबीआई ने तय किया है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% होनी चाहिए और ±2% हो सकता है। जो 2% है वो लोअर टॉलरेंस लेवल है और जो 6% है वो अपर टॉलरेंस लेवल है। पर अगर आप अप्रैल का देखोगे ना, रिटेल इन्फ्लेशन मुझे लगता है 8% तक पहुंच गया, 7 पॉइंट समथिंग हो गया। तो इसकी वजह से वो अच्छा नहीं है, इकोनॉमी में लिमिट्स में रहनी चाहिए इन्फ्लेशन, क्योंकि जब सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तो जॉब्स नहीं होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन मतलब डिसइन्फ्लेशन में भी इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन तो है पर मीन्स स्लोअर इंक्रीज इन प्राइसेस, मतलब महंगाई है पर जो महंगाई बढ़ रही है वो रिड्यूसिंग रेट पे बढ़ रही है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि फॉल इन प्राइसेस। डिसइन्फ्लेशन मीन्स नॉट फॉल इन प्राइसेस, डी इन्फ्लेशन मीन्स फॉल इन प्राइसेस। ठीक है। और इसमें क्या है,
अगर हम डिफ्लेशन को डिसइन्फ्लेशन को रेफर करें, इसका मतलब है फॉल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। डिफ्लेशन इज ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब फॉलिंग ऑफ प्राइसेस, और डिसइन्फ्लेशन डज नॉट मीन फॉल इन प्राइसेस, इट मीन्स स्लो इंक्रीज इन प्राइसेस। मतलब डिसइन्फ्लेशन में महंगाई होती है, री इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन का ऑपोजिट है, ठीक है। इट मीन्स मूविंग फ्रॉम डिफ्लेशन टू इन्फ्लेशन। अब हम इनको डिफरेंट रेशियोज के एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। अगर देखो CRR और SLR इंक्रीज हुआ है, यह है जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है और डिफ्लेशन की सिचुएशन है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हम CRR और SLR को इंक्रीज करेंगे, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में CRR और SLR को डिक्रीज करेंगे। ऐसे ही जो LAF है, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हम इनको इंक्रीज करेंगे और डिफ्लेशन की सिचुएशन में इनको डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि SLR और CRR LAF इन सब का नेगेटिव रिलेशन होता है मनी फ्लो के साथ। अब MSF है, जिसको MSF या बैंक रेट, इन सबको भी इंक्रीज ही करेंगे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में इनको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनको सेल करेंगे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, और इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इनको परचेज करेंगे। तो जो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है उसको डिसइन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और जो कंट्रोल्ड डिफ्लेशन है इसको रीफ्लेशन भी बोलते हैं। अब रिसेशन क्या होता है, व्हेन GDP रिमेन्स नेगेटिव फॉर कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स, उसको बोलते हैं रिसेशन। मतलब 6 महीने तक जो आपकी GDP है, मतलब जो आपकी GDP है वो नेगेटिव है, उसको हम बोलेंगे रिसेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन सबसे ही वर्स्ट सिचुएशन होती है, इसमें महंगाई भी होती है और रिसेशन भी होती है, तो दोनों साथ में ही चलते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो GDP है वो भी नेगेटिव है और आपका जो महंगाई है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन होती है। अब मेथड्स, 2 तरह के मेथड्स होते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के, एक तो है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसमें सिर्फ गुड्स को ही हम कैलकुलेट करते हैं और इसको बोलते हैं एट ट्रेडर्स लेवल। पहले इसको देख के हम इन्फ्लेशन देखते होते थे इंडिया में, बट अभी हम किसके बेसिस पे डिपेंड करते हैं इन्फ्लेशन है या नहीं, वो है CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें गुड्स भी कंसीडर की जाती हैं, सर्विसेज भी कंसीडर की जाती हैं। जब हम बोलते हैं ना कि RBI ने बोला है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% ±2% होनी चाहिए, तो हम वो CPI की बात कर रहे होते हैं, हमेशा कभी भी WPI की बात नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन सी आइटम्स कवर होती हैं, देखो जो WPI है उसमें टोटल कितनी आइटम्स कवर होती हैं, 697, और जो 697 आइटम्स हैं ये सारी की सारी गुड्स हैं। प्राइमरी है 117, फ्यूल एंड पावर की है 16, मैन्युफैक्चर्ड है 564, और WPI में बेस ईयर जो कंसीडर किया जाता है वो है 2011 टू 2012। अब आ जाते हैं WPI के बाद CPI पे। इसमें बेस ईयर जो लिया जाता है वो लिया जाता है 2012। इसमें रूरल आइटम्स है 448, अर्बन है 460, और इन दोनों को कंबाइन करके जो आता है वो सबसे अच्छा CPI कैलकुलेट होता है। और वेरियस फॉर्म्स में हम CPI कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, CPI फॉर रूरल लेबरर्स, और CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल, ठीक है। नेक्स्ट, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो कोर इन्फ्लेशन ना बेकार है, इसको कोई फायदा नहीं है। इसमें पता क्या करते हैं, ये प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकाल देते हैं अदर देन एनर्जी और फूड। सिर्फ एनर्जी और फूड को एक्सक्लूड करके बता देते हैं कि महंगाई है या नहीं। यार हम सारे तो एनर्जी और फूड पे डिपेंडेंट है, इसका क्या फायदा। इट मीन्स कि प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में इंक्रीज हुआ है या वो अंडर कंट्रोल है, उसके लिए कोर इन्फ्लेशन निकाला जाता है। वैसे ही किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी और फूड ही एलिमिनेट कर दिया। हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो हमारे काम का है, क्योंकि इसमें टोटल इन्फ्लेशन पता लगता है, क्योंकि इसमें CPI ही मेजर होता है। जितने भी सारी बास्केट्स ऑफ गुड्स हैं उन सबको कंसीडर किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आ जाता है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब है जो सप्लाई है वो एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गई। क्यों, डिमांड वही सेम है, बट डिमांड सेम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा घट गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया और सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से फिर प्राइस हाइक हो गई। जो बॉटलनेक इन्फ्लेशन है इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है, सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आ गई, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हज़ार्ड हो गई, या फिर कोई मिसमैनेजमेंट हो गया। स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, देखो स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मतलब अगर इन्फ्लेशन है 0 to 3% के बीच में, दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन मतलब अगर इन्फ्लेशन है 3% to 10% के बीच में। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन है 10% to 20% के बीच में। नेक्स्ट है लास्ट हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि है अगर इन्फ्लेशन 20% या उससे ज़्यादा है तो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम में हम GDP और GNP दोनों कैलकुलेट करते हैं। GDP मतलब GDP इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। तो GDP में हमने पर्सन नहीं देखना, हमने यही देखना है सिर्फ कि जो गुड्स बन रही हैं वो डोमेस्टिक कंट्री के विद इन बन रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन बन रही हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन प्रोड्यूसिंग दैम। नेक्स्ट है GNP। GNP इज फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजंस ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। तो GNP N है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो
नेशनल में हमने नेशनैलिटी ही देखनी है, मतलब सिटीजनशिप ही देखनी है कि किस कंट्री के सिटीजन हैं वो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड। अब जो जीडीपी है और जीएनपी है, इनका फुल फॉर्म और इनका डिफरेंस देखते हैं। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब जो गुड्स हैं वो विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस होनी चाहिए, और जीएनपी मतलब बाय इंडियंस ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो जीडीपी में ये वेदर इंडियन कर रहे हैं, नॉन इंडियन कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। जस्ट ये देखना है कि डोमेस्टिक बाउंड्री के विद इन हो, और जीएनपी में अगर विद इन बाउंड्री हो रही है नहीं हो रही है, कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा, बस बाय इंडियन होनी चाहिए, ये चीज़ इंपैक्ट करेगी। अब जो फैक्टर इनकम है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, एक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हो सकती है और एक फैक्टर इनकम टू अब्रोड हो सकती है। अब अगर मैंने लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो फ्रॉम अब्रोड में से माइनस करेंगे टू अब्रोड वाला, तो वो हमारे पास आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अब हमें जीडीपी से जीएनपी कैलकुलेट करना है, वो हम कैसे करेंगे, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जीएनपी पे हम क्या क्या जो अगर हमें जीएनपी निकालना है तो हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे, तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगा, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एनडीपी आ जाएगा, या फिर हमने जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एनएनपी आ जाएगा। अब इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैलकुलेट करती है जीडीपी, दैट इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब एनएनपी क्या होता है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, ये 2 कॉस्ट पे निकलता है, एक तो होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्क प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्क प्राइस में फ़र्क क्या है, फैक्टर कॉस्ट में जब हम टैक्सेस जोड़ देते हैं और सब्सिडीज माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाता है, ठीक है। अब अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हम कैसे जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडीज को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अगर हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे नेशनल इनकम, जो हम यूजुअली टर्म्स में बात करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम इतनी है। नेशनल इनकम का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर मैं निकालूं एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसको बोलते हैं जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिड। अब हम जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लेबर को क्या देते हैं, वेजेस, लैंड में क्या मिलता है, रेंट, और कैपिटल में क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो जो भी प्रोड्यूस होता है प्रोडक्शन यूनिट में वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटवीन दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इनको कैलकुलेट करने का जो जीडीपी है ये बेसिकली 4 वेज होते हैं। एक तो होता है वैल्यू एडिड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, उसके अलावा होता है इनकम मेथड, और उसके अलावा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे मनी मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो कैटेगरीज में डिफाइंड है, एक तो है कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब अगर आपने सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है तो वो मनी मार्केट का पार्ट होगी, मतलब अप टू 1 ईयर। तो इसको रेगुलेट कौन करता है मनी मार्केट को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। अब सबसे पहले कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी देखते हैं। इनका मतलब है जब भी इंटर बैंक्स को आपस में पैसा चाहिए होगा तो वो आपस में बोरोइंग या लेंडिंग कर सकते हैं, और इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं चाहिए होता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में क्या फ़र्क है। कॉल मनी मतलब अप टू अ पीरियड ऑफ 1 डे, नोटिस मनी मतलब 2 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में उन्हें पैसे चाहिए, टर्म मनी मतलब 15 दिन से लेकर 364 डेज के लिए उन्हें पैसे चाहिए। अब प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। जितनी भी रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं विद द आरबीआई, वो उनको मतलब उनको सेल एंड परचेज का लाइसेंस दे देती है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, उनको बोलते हैं प्राइमरी डीलर्स। अब टी बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने अब आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पढ़ाया, मैंने आपको टी बिल्स बताए हैं, तो टी बिल्स को इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इसका जो ऑप्शन कंडक्ट करवाता है वो कौन करवाता है, आरबीआई। ये कहाँ पे होता है, ई-कुबेर पोर्टल पे होता है। और जो टी बिल्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। और जो टी बिल्स हैं ये मल्टीपल में होते हैं 25,000 के, मिनिमम 25,000 का, और उसकी मल्टीपल देयर ऑफ। और ये टी बिल्स कहाँ कैसे इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये इशू कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, आरआरबी सॉरी, और एसएफबी दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1989 में किया गया था। और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए और मिनिमम 7 डेज़ के लिए और मैक्सिमम 364 डेज़ के लिए इशू होते हैं, और ये भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक है। और इनको इशू कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल ले ले, कोई भी कॉर्पोरेशन ले ले, कोई भी कंपनी ले ले, ट्रस्ट ले ले, एसोसिएशन ले ले। और ये मिनिमम
मिनिमम 5 लाख और उनके मल्टीपल्स में इशू होते हैं। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर में कभी उलझना नहीं। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये बैंक्स इशू करते हैं, और कमर्शियल वर्ड ही आ गया तो ये कमर्शियली वो इशू करता है, कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। दोनों में लिमिट वही है 5 लाख मिनिमम और उसके बाद मल्टीपल्स। अब आ जाते हैं वही कमर्शियल पेपर डिस्कस करते हैं। ये सेम ही होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरह, बस इसको कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं ना, इसकी वजह से ये थोड़े अनसिक्योर्ड माने जाते हैं। ये मिनिमम 5 लाख और उनके मल्टीपल्स में होते हैं, और ये भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं मिनिमम 7 डेज़ के लिए और मैक्सिमम 364 डेज़ के लिए। ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 1990 में। और जो बैंक है इसमें वो IPA की तरह एक्ट करता है, दैट इज इशूइंग एंड पेइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। और इनकी एलिजिबिलिटी के लिए कोई भी ऐसे नहीं कोई भी कॉर्पोरेट मुंह उठा के कमर्शियल पेपर इशू कर देगा, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी है कि उनकी जो टेंजिबल नेटवर्थ है वो लास्ट बैलेंस शीट की नॉट लेस देन 4 करोड़ होनी चाहिए, और उनके जो एसेट्स हैं वो स्टैंडर्ड एसेट्स में क्लासीफाई होने चाहिए बैंक्स की शीट्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लेंडिंग कर रहे हो फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो पार्ट होगा कैपिटल मार्केट का। और इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी है इसका रेगुलेटर। 1992 में सेबी आया था एग्जिस्टेंस में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद कैपिटल बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। कैपिटल हो सकती है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड मतलब नॉमिनल कैपिटल, मतलब पूरे लाइफ टाइम में कोई भी कंपनी कितनी कैपिटल इशू कर सकती है उसको बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड का वो वाला पार्ट जो कंपनी ने इशू किया है उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल, और इशूड का वो वाला पार्ट जो सब्सक्राइब हो गया मतलब लोगों ने परचेज करने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन दिया है वो है सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब में से कितनी कॉल्ड अप किया है कंपनी ने वो कॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड में से लोगों ने कितना पे कर दिया है दैट इज पेड अप कैपिटल। इसका हल्का सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट ना, वैसे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। कैपिटल मार्केट फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो है गिल्ट एज मार्केट जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसको रेगुलेट कौन करता है? RBI। जब भी मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बताई थी ना, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए भी इशू करती है और उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो वो गिल्ट एज मार्केट का पार्ट है और उसको रेगुलेट RBI ही करेगी। और जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट है जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड वगैरह सब कुछ आ गया, उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। और ये फर्दर डिवाइडेड होती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। जब भी पूछा जाए कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है तो हमेशा सेबी ही करके आना है। पर अगर गिल्ट एज मार्केट का पूछ लें जो कि कैपिटल मार्केट का पार्ट है तो उसका आएगा RBI। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क है? प्राइमरी मार्केट मतलब फ्रेश इशू होना, डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनी इशू होना, और इसके एग्जांपल है IPO, FPO, RI, प्राइवेट प्लेसमेंट। और सेकेंडरी मार्केट मतलब ऑलरेडी इशूड है उनका सेल एंड परचेज या ट्रांजैक्शन होना सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। IPO की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर कोई भी कंपनी अपने आप को फर्स्ट टाइम लिस्ट करवा के जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है उसको बोलते हैं IPO। FPO मतलब फॉलो ऑन ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर। तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो फ्रेश इशू कर रही है उसको बोलेंगे FPO। तो सबसे पहले IPO आते हैं, उसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे FPO का पार्ट होंगे। नेक्स्ट है RI क्या है? राइट इशू। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करना बोलते हैं राइट इशू। इसमें पैसे ले जाते हैं मतलब कंसिडरेशन ली जाती है, मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं, वैसे देते हैं पैसे लेके हैं। और जो बोनस इशू है उसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देना बट बिना पैसे लिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक तो होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर दे देते हैं, और जो पर्संस है दैट शैल नॉट एक्सीड 50। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब डिजिटल फॉर्म में अकाउंट का होना। नेक्स्ट इज ASBA दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड मनी। तो ये सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो अर्लियर क्या था, जो भी हम IPO या FPO या राइट इश्यूज वगैरह परचेज करते थे वो हम मोड ऑफ पेमेंट क्या होता था? चेक होता था। जो रिफंड्स वगैरह होते थे ना उसमें बहुत टाइम लग जाता था। तो सपोज अगर आपने सब्सक्राइब किया और आपकी बिड कैंसिल होगी तो जो आपके पैसे थे उसको रिफंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से सेबी ने इंट्रोड्यूस किया कि हम ये वाला सिस्टम लेके आते हैं ASBA। ऐसी एप्लीकेशन लेके आते हैं कि जो आपके पैसे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। जब आपको शेयर्स क्रेडिट होंगे आपके डीमैट अकाउंट में तभी आपके पैसे डेबिट होंगे, और अगर आपको नहीं अलॉट होती तो जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो विड्रॉ करवा सकते हो, वो आपके अकाउंट में तभी के तभी रिफंड हो जाएगी ताकि डिले ना हो। ठीक है। अब जो BSE है दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया की, 1875 में आई थी। और इसकी जो अभी करंटली चेयरमैन है ना SS मुद्रा बने हैं। अभी आप रिसेंट चेक करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। और इसका जो वो है इंडाइस है वो है सेंसेक्स दैट इज सेंसिटिव इंडेक्स, और ये BSE 30 के नाम से जाना जाता है क्योंकि टॉप 30 शेयर्स का ये बताते हैं। इसका बेस ईयर है 1978 टू 1979। और NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में, और इसका इंडाइस है निफ्टी 50।
देखो यार मैं इतनी तेज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम से पहले ना फटाफट रिवीजन हो जाएगी, तभी मैं बीच में कुछ और नहीं बात कर रही, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है? ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्री। अगर आप किसी और कंट्री के साथ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। और इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट खोला जाता है जो कि सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है जितने भी सारे ट्रांजेक्शन है, जितने भी कैश इनफ्लो हैं या आउटफ्लो हैं एक साल में हुए हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं कैश हमारे पास आता है क्योंकि हमने गुड्स बाहर भेजी हैं, और जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो पैसे हमारे से जाते हैं। डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो यार ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है ये उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो बनाता है। और जो फॉरेन ट्रेड है उसमें हम अब पढ़ेंगे दो तरह के कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। एक तो है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दो चीज़ें पार्ट बनती हैं, एक तो होती है विजिबल गुड्स और एक होती है इनविजिबल। विजिबल में आएंगे तो गुड्स और इनविजिबल में आएंगे सर्विसेज, इनकम या ट्रांसफर। इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकती है, डिविडेंड भी। और जो ट्रांसफर्स है वो इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसीज या डोनेशन भी हो सकते हैं, गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। जो कैपिटल अकाउंट है वो तीन पार्ट में पढ़ा जाता है, एक तो इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में, एक लोन की फॉर्म में, एक बैंकिंग कैपिटल की फॉर्म में। कंपनी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। जो पब्लिक कंपनी है वो दो टाइप्स की हो सकती है, एक लिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। और जो ये आगे एफडीआई और एफआईआई की क्लासिफिकेशन थी, ये किसने दी थी? अरविंद मायाराम कमेटी ने दी थी। तो अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसमें 10% या 10% से अधिक की इन्वेस्टमेंट हो रही है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एफडीआई। और अगर अप टू 9.99% तक हो रही है वो एफआईआई का पार्ट बनेगा, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो एफआईआई है इसको हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है। और जो अनलिस्टेड कंपनी है बेशक इसमें 1% की हुए, 2% की हुए, वो सारी एफडीआई का पार्ट होगी। बट जो लिस्टेड कंपनी है उसमें 10% या 10% के ऊपर वाला ही एफडीआई कंसीडर होगा, बाकी सारा एफआईआई कंसीडर होगा। जो एफडीआई की लिमिट है वो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मैक्सिमम एफडीआई अलाउड है 74%। पब्लिक सेक्टर में बैंकिंग के उसमें है 20%। इंश्योरेंस कंपनीज की है 74% और एलआईसी में अलाउड है 20%। अगर सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग कंपनी है उसमें है 100%। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में है 100%। और जो एफडीआई वो दो रूट से आ सकती है, एक तो ऑटोमेटिक रूट, एक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। तो स्पेसिफाई कर देते हैं फर्दर इसके अंडर भी इतना % गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा, इतना ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब एफडीआई और एफआईआई में क्या फर्क है? एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई स्टैंड फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और जो एफआईआई है मैंने आपको बताया इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। जो एफडीआई है वो यूजुअली लॉन्ग पीरियड के लिए होती है और जो लोग ये एफडीआई परचेज करते हैं वो ऑनर्स ऑफ द कंपनी बन जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड एफआईआई शॉर्ट टर्म के लिए होती है और ये इक्विटी और डेट दोनों में होती है और एनोनिमस बायर्स होते हैं। हल्का सा हमें नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो के बारे में बताना चाहिए। नॉस्ट्रो मतलब योर अकाउंट विद, आर अकाउंट विद यू, और वोस्ट्रो मतलब योर अकाउंट विद अस, ठीक है। और लोरो का मतलब होता है देयर अकाउंट विद देम, ठीक है। बस ये याद रखना कि अगर हमारे इंडिया का है, सपोज इंडिया का अकाउंट फॉरेन के साथ है, आर अकाउंट विद यू हो गया, और वोस्ट्रो का मतलब योर अकाउंट विद अस। तो ये चीज़ें बस इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। आर मतलब इंडियन, योर मतलब फॉरेन, ठीक है। और उनकी करेंसी में मतलब अगर हमारा अकाउंट उनके साथ है और हमारी करेंसी में दैट इज नॉस्ट्रो, और योर अकाउंट विद अस इन देयर करेंसी दैट इज वोस्ट्रो, ठीक है। नेक्स्ट है एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। एडीआर क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो अगर ये जो एडीआर है वो ट्रेडेड होता है यूएस मार्केट में, और ये फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है यूएस मार्केट में। इशू कौन करता है? यूएस का डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है ये, और ये ऑफर करता है इन्वेस्टर्स इन यूएस टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर्स इन यूएस टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनी अगर उनको करवाना है तो यूएस डिपॉजिटरी के थ्रू करवा सकते हैं। अब जीडीआर क्या होता है? जीडीआर इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। इसको इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स भी बोलते हैं, तो क्योंकि ये मोर देन वन कंट्री में इशू हो जाता है। सपोज यूरोपियन मार्केट में हमें करवाना है। अब आईडीआर क्या होता है? आईडीआर इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इसका कस्टोडियन कौन है? सेबी है। ये एनेबल करता है फॉरेन कंपनीज को टू रेज फंड फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। तो जिस मार्केट में आपको फंड रेज करवाना है उस मार्केट का रिसीट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मसाला बॉन्ड क्या होते हैं? मसाला बॉन्ड का कंसेप्ट 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने। और इसमें फर्स्टली जो फंड आया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही आया था। इंडिया में फर्स्ट टाइम 2014 में वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये मसाला बॉन्ड है वो इंडियन करेंसी में इशू किए जाते हैं। तो इन केस अगर हमारे रुपये की जो प्राइस है वो रेट है वो फॉल हो जाती है तो जितना भी लॉस है वो बेयर करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। लास्ट पेज फाइनली खत्म हो गए मेरे नोट्स।
मनी मार्केट के ना एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, अभी कैपिटल मार्केट तो हमने कर लिया। मनी मार्केट में एक है कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो ये कंसेप्ट आया था 2010 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी। अगर टेम्प्रेरी मिसमैच हो जाता है गवर्नमेंट की कैश फ्लो में, तो गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करती है ना, पर वो तो 91 डेज 82 डेज या 364 डेज के लिए होते हैं। तो जिनकी ऐसे टी बिल्स जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज से कम होती है, उसे हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स। और ये कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स एंड एडवांस सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में। ये टेम्प्रेरी लोन फैसिलिटी है जो आरबीआई लोन देती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, टेम्प्रेरी मिसमैच को दूर करने के लिए। इसको रिटर्न करना होता है विद इन 90 डेज। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो पे करना होता है इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट, जो एग्जिस्टिंग रेपो रेट चल रहा है। अगर कोई भी गवर्नमेंट WM दैट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस लोन को 90 डेज के ज़्यादा के लिए रखती है, तो दैट विल बी काउंटेड एज ओवरड्राफ्ट, और उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग रेपो रेट प्लस 2% देना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है CBLO, दैट इज कोलेटरल बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ये ऑपरेट किया था क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 20 जनवरी 2003 को। और इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं वो शॉर्ट टर्म लोन ले सकती हैं। तो आप मुझे पूछोगे कि कॉल मनी, नोटिस मनी और CBLO में क्या फ़र्क है? क्योंकि कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी में कोई भी कोलेटरल नहीं था, इसमें कोलेटरल होता है। और इसको जो ऑपरेट करता है वो क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, और इसकी मैच्योरिटी भी शॉर्ट टर्म ही होती है, 1 डे से लेकर 1 ईयर तक होती है। जो ये वाले लास्ट पेज पे मैंने पढ़ाया है ना, ये मनी मार्केट का ही पार्ट है। थैंक गॉड फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया। आई गेस मैंने ट्राई किया कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, कि आपको कोई भी इंटरव्यू या एग्जाम में दिक्कत ना हो। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट